तमिलनाडु का एक ऐसा फिल्म एक्टर जिसने आगे चलकर सिर्फ बॉक्स ऑफिस ही नहीं बल्कि पूरी पॉलिटिक्स लैंडस्केप को हिला दिया। बिना किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड के एक ऐसा स्टार जिनकी पहचान सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित नहीं रही बल्कि धीरे धीरे वे लाखों लोगों की आवाज बन गया। कभी वे सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते दिखाई दिए, तो कभी फ्रीबीज पॉलिटिक्स को खुलकर क्रिटिसाइज किया। कई बार उनके बयान सीधे पॉलिटिकल डिबेट का हिस्सा बन जाते हैं। There will be only one lion, and even if it is single, it will be the king of jungle. A lion is always a lion. और जब एक फिल्म स्टार की बात लाखों लोग सुनने लगे तो उसका असर सिर्फ इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तक नहीं रहता बल्कि वह सत्ता तक भी पहुंचता है। लेकिन इस कहानी का एक और दिलचस्प पहलू है उनका फैन बेस। हजारों फैन क्लब्स जो सिर्फ फिल्मों का जश्न नहीं मनाते बल्कि ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाते हैं, सोशल वर्क करते हैं और जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं। यही वजह है कि उनका फैन बेस सिर्फ बड़ा नहीं बल्कि बेहद ऑर्गेनाइज और मजबूत माना जाता है। और शायद यही कारण है कि जब वो बोलते हैं तो उसकी गूंज सिर्फ सोशल मीडिया तक नहीं रहती बल्कि कई बार पॉलिटिकल गलियारों में भी सुनाई देती है। आज की वीडियो में हम जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं उन्हें आप और हम जानते हैं विजय थालापति के नाम से। कहानी की शुरुआत होती है 22 जून 1974। तमिल फिल्म इंडस्ट्री के फेमस डायरेक्टर S.A. चंद्रशेखर और उनकी पत्नी शोभा चंद्रशेखर के घर एक बेटे का जन्म हुआ। शोभा चंद्रशेखर पेशे से एक प्लेबैक सिंगर, स्क्रीन राइटर और प्रोड्यूसर हैं। इस बच्चे का नाम रखा गया था विजय जोसेफ चंद्रशेखर, जिसे आगे चलकर पूरी दुनिया विजय थालापति के नाम से जानने लगी। विजय के माता पिता कभी नहीं चाहते थे कि उनका बेटा उन्हीं की तरह फिल्म इंडस्ट्री में जाए। उनका सपना था कि विजय डॉक्टर बने और एक स्टेबल लाइफ जिए, लेकिन जिंदगी ने उनके लिए बिल्कुल ही अलग रास्ता तैयार रखा था। जब विजय लगभग 8 साल के थे तब उनके जीवन में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई। उनकी छोटी बहन विद्या की अचानक डेथ हो जाती है। ये घटना विजय के जीवन का सबसे बड़ा इमोशनल और टर्निंग पॉइंट बन गई। जो बच्चा पहले बहुत शरारती था वह धीरे धीरे बेहद शांत और इंट्रोवर्ट स्वभाव का हो गया। एक इंटरव्यू में उनकी मां शोभा चंद्रशेखर ने बताया कि इस घटना के बाद विजय का बिहेवियर पूरी तरह बदल गया था और आज भी उनकी पर्सनैलिटी में वही शांत स्वभाव साफ दिखाई देता है। இப்ப நினைச்சாலும் அது 3.5 வயசுல போன குழந்தைய இப்ப நினைச்சாலும் இருந்திருந்தா நல்லா இருந்திருக்குமே அப்படின்ட்டு அதுதான் அது இன்னும் இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் நான் மிஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன்। विजय के अंदर ताकत। समय के साथ विजय ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और चेन्नई के फेमस लोयला कॉलेज में एडमिशन लिया, जहां उन्होंने विजुअल कम्युनिकेशन की पढ़ाई की। लेकिन कॉलेज के दिनों में ही उनका इंटरेस्ट फिल्मों की तरफ और ज्यादा बढ़ने लगा। इसी दौरान उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर कई फिल्मों में काम किया। हालांकि उनकी शुरुआती फिल्मी कैरियर इतना आसान नहीं था। उनकी शुरुआती फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और उन्हें काफी क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ा। कई क्रिटिक्स और मीडिया ने यह तक कह दिया कि शायद विजय हीरो बनने लायक है ही नहीं, लेकिन विजय ने इन बातों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने लगातार मेहनत की और खुद को बेहतर बनाने में जुटे रहे। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी और फिर आता है साल 2000 का डिकेड, जब उनका कैरियर एक नए मुकाम पर पहुंच गया। उन्होंने कई हिट फिल्में दी और अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीत लिया। उनकी फिल्म ननबन, जो बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म 3 इडियट्स की रीमेक थी, उसमें उनकी एक्टिंग को काफी सराहना मिली और ऑडियंस ने उन्हें पहले से भी ज्यादा पसंद करना शुरू कर दिया। इसके अलावा उनकी फिल्म कत्थी की कहानी से इंस्पायर होकर बॉलीवुड में हॉलीडे फिल्म बनाई गई, जिसमें मेन भूमिका निभाई बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने। रुक। 3, 2, 1। तू समझा नहीं ना? तू सस्पेंस में ही मर। 3, 2, 1। समझा? तू सस्पेंस में ही मर। आज
आज वही विजय जिस पर कभी सवाल उठाए जाते थे और आज वो तमिल सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में गिने जाते हैं और लाखों लोग उन्हें सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक इंस्पिरेशनल के रूप में देखते हैं। अब सवाल उठता है, आखिर विजय जोसेफ चंद्रशेखर को लोग थालापति विजय क्यों कहते हैं? थालापति तमिल शब्द है जिसका मतलब होता है कमांडर या लीडर। ये नाम विजय को उनकी फिल्म जो 1994 की फिल्म थी रसीगन के बाद मिला। उस फिल्म के दौरान डायरेक्टर फिल्म की टीम ने पहली बार उनके नाम के साथ थालापति टाइटल का इस्तेमाल किया। फिल्म के पोस्टर और प्रमोशन में उन्हें थालापति विजय कहा गया और धीरे धीरे उनके फैंस ने भी ये नाम अपनाना शुरू कर दिया। विजय की फिल्मों में अक्सर उनका किरदार एक ऐसे इंसान का होता है जो लोगों के लिए खड़ा होता है और अन्याय के खिलाफ लड़ता है। इसी वजह से ये टाइटल उनकी पर्सनैलिटी और स्क्रीन इमेज के हिसाब से एक परफेक्टली मैच करने लगा और समय के साथ विजय जोसेफ चंद्रशेखर पूरी दुनिया में थालापति विजय के नाम से फेमस हो गए। और आज वही विजय सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि पॉलिटिक्स में भी एक नए थालापति के रूप में देखे जा रहे हैं। विजय सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित नहीं रहे, उन्होंने अपनी फिल्मों के जरिए कई बार समाज को आईना दिखाने की कोशिश भी की है, फिर चाहे इसके लिए उन्हें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का विरोध का सामना ही क्यों ना करना पड़े। साल 2017 में उनकी एक फिल्म आती है मार्शल। ये फिल्म सिर्फ एक कॉमर्शियल इंटरटेनर नहीं थी बल्कि इसके अंदर कई ऐसे डायलॉग्स और सीन्स थे जिन्होंने देश की पॉलिटिक्स और सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। फिल्म में विजय ने एक बेहद गंभीर मुद्दा उठाया, जीएसटी और इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम का। फिल्म के एक सीन में कहा जाता है कि जिन देशों में जीएसटी बहुत कम है जैसे सिंगापुर जहां जीएसटी लगभग 7% के आसपास है, वहां का हेल्थ केयर सिस्टम काफी बेहतर है, लेकिन इंडिया में जीएसटी 28% तक होने के बावजूद भी हेल्थ सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स हो चुका है। फिल्म में इस कंपैरिजन के जरिए इनडायरेक्ट तरीके से ये सवाल उठाया गया, जब जनता से इतना टैक्स लिया जा रहा है तो आखिर वे पैसा कहाँ खर्च हो रहा है? क्या सिस्टम में करप्शन बहुत ज्यादा है या फिर रिसोर्सेज सही जगह पर नहीं लग रहे? ये डायलॉग्स और सीन्स ऑडियंस के बीच बहुत तेजी से वायरल हो गए। सिंगापुर में लोग 7% जीएसटी पे करते हैं, फिर भी उन्हें फ्री मेडिकल सर्विस मिलती है, और इंडिया में हम 28% जीएसटी पे करते हैं और हमें कोई भी मेडिकल सर्विस नहीं मिलती। क्यों? व्हाई? यहां हम दवाइयों पे 12% टैक्स देते हैं और वहीं शराब पे कोई भी जीएसटी नहीं। यहां सरकारी अस्पतालों में हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। मैं जानना चाहता हूं इसकी वजह क्या है। और लोगों ने इसकी काफी तारीफ भी की। कई लोगों का मानना था कि एक मेन स्ट्रीम कॉमर्शियल फिल्म में इस तरह के सोशल और इकोनॉमिक्स मुद्दों को उठाना आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन दूसरी तरफ फिल्म को लेकर पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी भी शुरू हुई। बीजेपी के कुछ नेताओं ने इस फिल्म के डायलॉग्स पर कड़ी आपत्ति जताई। उनका कहना था कि फिल्म में जीएसटी को गलत तरीके से दिखाया गया है और इससे लोगों के बीच जो मैसेज जा रहा है वो बहुत गलत इफेक्ट डालता है। कुछ नेताओं ने तो ये तक मांग कर दी कि फिल्म में उन सीन्स को हटाया जाए जिनमें जीएसटी और हेल्थ केयर सिस्टम की तुलना दिखाई गई है। तो तमिलनाडु की राजनीति फिल्म को लेकर गर्म है। तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष की क्या आपत्ति आई, सुनते हैं। I didn't watch the movie, but I had the message from the friends and other people who watched the movie, and they informed me there are misconceptions and about GST, about digital transactions, and about our temple sentiments. So I want to condemn that because अब बताइए ये कैसी डिमांड हो गई। एक तरफ हम सिंगापुर को कंपेयर करते हैं और रियलिटी भी यही है, वहां पर 7% टैक्स होने के बावजूद भी हेल्थ सिस्टम बहुत मजबूत है और हमारे यहाँ पर 28% टैक्स पब्लिक पे करती है, लेकिन उसके बाद भी हेल्थ एजुकेशन सब चरमरा चुके हैं। यहाँ तक कि इस फिल्म को कुछ जगहों पर बैन करने की भी मांग उठी, लेकिन इसी बीच एक और बात लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। जब बॉलीवुड के कई बड़े सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान या अजय देवगन, जो पहले कई बार सोशल और पॉलिटिकल मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन इस दौर में वो लगभग खामोश नजर आ रहे थे। ऐसे समय में एक रीजनल सुपरस्टार का अपनी फिल्म के जरिए इतना बड़ा मुद्दा उठाना कई लोगों के लिए हिम्मत भरा कदम था, बल्कि वह एक सोशल और पॉलिटिकल डिस्कशन का हिस्सा बन गई थी। और इसने ये दिखाया कि विजय सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक ऐसे सुपरस्टार है जो अपनी फिल्मों के जरिए सिस्टम से सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं। तमिल सिनेमा के सुपरस्टार
विजय लंबे समय तक सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित नहीं रहे। उनकी कई फिल्मों ने सिस्टम, गवर्नमेंट और सोशल इश्यूज पर मैसेज भी दिखाए, जिसकी वजह से अक्सर यह चर्चा होती रही कि विजय भविष्य में पॉलिटिक्स में एंट्री करेंगे। फिल्मों के दौरान हुई कुछ कंट्रोवर्सीज पॉलिटिकल रिलेशन ने भी इस बात को और मजबूत किया कि विजय धीरे धीरे खुद को एक पॉलिटिकल फेस के रूप में तैयार कर रहे हैं। समय के साथ विजय ने अपनी पब्लिक इमेज को कुछ इस तरह बनाना शुरू किया कि वे खुद सभी कम्युनिटीज के लिए एक समान दिखना चाहते थे। इसके बाद विजय ने अपने पॉलिटिकल सिग्नल्स और क्लियर करने शुरू कर दिए। धीरे धीरे उन्होंने अपने फैंस क्लब्स को सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविटीज में शामिल करना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करने का फैसला किया, जिसका नाम रखा गया तमिलागा वेत्री कजगम यानी TVK। அப்படிப்பட்ட அந்த சிங்கம் அவ்வளவு ஈஸியா எதையும் தொடாது, தொட்டா விடாது। इस पार्टी के जरिए विजय ने तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में ऑफिशियली एंट्री ली। उनका मकसद खुद को एक ऐसे लीडर के रूप में प्रेजेंट करना था जो कास्ट, रिलीजन और लैंग्वेज से ऊपर उठकर पॉलिटिक्स की बात करते हैं। फिर समय आता है साल 2026, जब देश के 5 राज्यों में चुनाव रिजल्ट घोषित होने वाले थे। इन्हीं चुनाव में एक राज्य था तमिलनाडु। विजय की नई पार्टी TVK इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। शुरुआत में ज्यादातर पॉलिटिक्स एनालिस्ट और मीडिया ने यह मानकर चल रहे थे कि विजय की पार्टी शायद 10 से 15 सीट जीतकर अपनी प्रेजेंस दर्ज करा पाएगी, लेकिन जब रिजल्ट सामने आए तो उन्होंने पूरे पॉलिटिकल लैंडस्केप को ही हिला दिया। रिजल्ट में विजय की पार्टी TVK ने 108 सीट जीतकर तमिलनाडु की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन गई। The moment, the man of the hour, the headline maker, not just the king, he is going to be the chief minister of Tamil Nadu. We are just waiting, viewers, to find out if he'll do it on his own or will he need the support of at least 7 or 8 MLAs. It's quite possible that he might fall back. इसने सबको चौंका दिया। ये जीत इतनी बड़ी थी कि इसमें स्टेट की ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स को पूरी तरह बदल दिया। विजय की पार्टी की इतनी बड़ी जीत के बाद चीफ मिनिस्टर पद का सबसे बड़ा दावेदार विजय को मानने जाने लगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा, वो तो वक्त ही बताए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप अपनी राय जरूर बताइए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।